नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। संसद के दोनों सदनों में इन दिनों एक मुद्दा बेहद गरमाया हुआ है। आंध्र प्रदेश के सांसद अपने प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा दिलाने की मांग पर लोकसभा और राज्यसभा में लगातार गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आलम यह है कि दोनों सदनों का कामकाज लगभग ठप पड़ा हुआ है। सरकार बार बार कह रही है कि वो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य की श्रेणी में मजबूरन नहीं डाल सकते, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए वो विशेष सहायता के लिए तैयार है। लेकिन आंध्र प्रदेश की सरकार और वहां के नेता मानने को तैयार नहीं है। आलम यह है कि इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया गया है। वैसे आंध्र प्रदेश इस मांग को करने वाला पहला राज्य नहीं है। इससे पहले बिहार, उड़ीसा समेत कई राज्य विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग कर चुके हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्या खास है विशेष राज्य की श्रेणी के दर्जे में? संविधान में इसे लेकर क्या प्रावधान है? किन हालातों में यह दर्जा दिया जाता है? आज विशेष में विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर बात करेंगे। साथ ही जानेंगे इस मुद्दे के तमाम अनछुए पहलुओं को। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो विशेष राज्य के मुद्दे ने सबका ध्यान बरबसी अपनी ओर खींचा हुआ है। इस मुद्दे पर दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है और बात सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंच गई है। ऐसे में आइए सबसे पहले आपको ये जानने की कोशिश करते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है और किसी खास राज्य को क्यों और कैसे मिलता है ये दर्जा। पिछले कुछ समय से संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई लगातार अवरोध की भेंट चढ़ रही है। मुद्दा है आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का। टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस समेत आंध्र प्रदेश के तमाम सांसद लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि विशेष राज्य का दर्जा आखिर है क्या? आंध्र प्रदेश में क्योंकि अगले साल इलेक्शन होने जा रहे हैं और कुछ जब ये तेलंगाना और आंध्र अलग-अलग हुए थे तो कुछ प्रॉमिसेस भी तब की गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने और तब के बीजेपी ने भी ये कहा था कि स्पेशल स्टेटस 5-5 साल के लिए हम बढ़ाते रहेंगे। अब नहीं दिया गया है तो इसके ऊपर ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हाउस को चलने नहीं दे रहे हैं। ये मेन डिस्टर्बेंसेस का कारण है। विशेष राज्य यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा मिलने के बाद राज्यों को कई तरह के फायदे होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है केंद्रीय सहायता में बढ़ोतरी। केंद्र अपनी अनेक योजनाओं के मद में राज्यों को वित्तीय मदद देते हैं। सामान्य राज्य को केंद्र से सहायता में 70% कर्ज के रूप में और 30% मदद के रूप में मिलता है। लेकिन जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है उसे मात्र 10% ही कर्ज के रूप में और बाकी 90% वित्तीय मदद के तौर पर बतौर अनुदान प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेशल कैटेगरी वाले राज्य को मिलने वाली केंद्रीय सहायता में सीधे सीधे 60% की बढ़ोतरी हो जाती है। कर्ज मुक्त केंद्रीय सहायता के अलावा स्पेशल कैटेगरी स्टेट के कई फायदे हैं। इसमें कर या शुल्क संबंधी रियायतें भी काफी महत्वपूर्ण हैं। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में निजी पूंजी निवेश के तहत अगर कोई उद्योग या कल कारखाना लगाना चाहे तो उसे उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर, बिक्री कर और कॉरपोरेट टैक्स जैसे केंद्रीय करों में खास छूट मिलती है। इन करों में ऐसी रियायतों से उस राज्य में पूंजी निवेश का आकर्षण बढ़ जाता है और इस कारण वहां रोजगार के कई नए अवसर पैदा होते हैं। विशेष राज्य की स्थिति में केंद्रीय योजनाओं में देनदारी बहुत कम हो जाने के कारण जो बचत होती है उसका इस्तेमाल राज्य अपनी अन्य योजनाओं के लिए करते हैं। इसी बहाने राज्य को अपनी आधारभूत संरचनाओं और दूसरे उद्योगों के विकास करने का मौका मिल जाता है। ये विशेष राज्य का दर्जा देने की जो प्रथा है वो 1969 में प्रारंभ की गई थी 5th पे कमीशन के रिकमेंडेशन पर। और ये दर्जा देने के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से निर्णय लिया जाता है और इसको एक गडगिल मुखर्जी फार्मूले के तहत
ये दर्जा दिया जाता है। किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की कई शर्तें निर्धारित की गई हैं, जैसे कि वो राज्य दुर्गम इलाकों वाला पर्वतीय भूभाग हो, राज्य का कोई हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हो, प्रति व्यक्ति आय और गैर कर राजस्व काफी कम हो, आधारभूत ढांचे का अभाव हो, जनजातीय आबादी की बहुलता हो और आबादी का घनत्व काफी कम हो। इनके अलावा राज्य का पिछड़ापन, भौगोलिक स्थिति और दूसरी सामाजिक समस्याएं भी इसका आधार हैं। राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने के पीछे मुख्य उद्देश्य होता है उनका पिछड़ापन और क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना। हालांकि भारतीय संविधान में किसी भी राज्य के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे के राज्य का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन पहले का योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद ने ये मानते हुए कि देश के कुछ इलाके तुलनात्मक रूप से दूसरे इलाकों से पिछड़े हुए हैं, उन्हें अनुच्छेद 371 के तहत विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया था, जिसके आधार पर आगे चलकर कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जब हम विशेष राज्य के दर्जे की बात करते हैं तो इसमें दो बातों का इस्तेमाल बहुत हो रहा है। पहला है स्पेशल स्टेटस और दूसरा है स्पेशल कैटेगरी स्टेट। लेकिन इन दोनों श्रेणियों के बीच का फर्क बहुत कम लोग समझते हैं। आइए आपको समझाते हैं कि स्पेशल स्टेटस और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में क्या फर्क है और संविधान में इन्हें लेकर क्या प्रावधान है। आंध्र प्रदेश के सांसद बीते लंबे वक्त से राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच ये बहस भी तेज हुई है कि राज्य को स्पेशल स्टेट कैटेगरी की जगह स्पेशल स्टेटस देने पर विचार किया जा रहा है। यहीं से इन दोनों श्रेणियों के बीच के फर्क पर बहस चल रही है। दरअसल स्पेशल स्टेटस कैटेगरी और स्पेशल स्टेट दोनों बहुत ही अलग अलग बातें हैं। देखिए, स्पेशल स्टेटस जो है वो उसका निर्धारण तो कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। आर्टिकल 370 के अंदर J&K स्पेशल स्टेटस है, स्पेशल स्टेटस वाली स्टेट है। इसमें पॉलिटिकल, लेजिस्लेटिव, ये सारी पावर्स भी अलहदा निर्धारित की हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो वो तो हो गई स्पेशल स्टेटस की स्टेट। पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस उनमें है जहां मैंने आपको बताया कि जहां लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, हिली एरिया, ट्रेन्स हैं, बॉर्डर के साथ में लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा नहीं है। स्पेशल स्टेट संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित अधिनियम के जरिए भारत के संविधान में किया गया प्रावधान है, जैसा कि जम्मू कश्मीर के मामले में। शेख अब्दुल्ला की ओर से तैयार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जिसमें इसके तहत भारत के सभी राज्यों में लागू होने वाले कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते हैं। भारत सरकार सिर्फ रक्षा, विदेश नीति, वित्त और संचार जैसे मामले में ही दखल दे सकती है। इसके अलावा संघ और समवर्ती सूची के तहत आने वाले विषयों पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती। लिहाजा दूसरे कानूनों को लागू कराने के लिए उसे राज्य की सरकार से सहमति लेनी होती है। लेकिन विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे का मसला बिल्कुल अलग है। ये दरअसल 1969 में राष्ट्रीय विकास परिषद, जो सरकार की ही एक प्रशासनिक निकाय थी, की ओर से विषम भौगोलिक परिस्थिति और दुर्गम पर्वतीय इलाकों में विशेष सहायता देने के लिए शुरू की गई। इसके तहत जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व के राज्यों समेत अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्यों का दर्जा दिया गया। जम्मू कश्मीर को जब विशेष राज्य का दर्जा मिला तो उसके साथ उसे विधायी और राजनीतिक शक्तियां भी दी गईं। लेकिन विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे में केवल केंद्रीय वित्तीय और आर्थिक सहयोग ही मिलता है। ये जुमला है स्पेशल स्टेटस, बट रियल थिंग इज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, स्टेट्स। सो SCS स्टेट्स, तो कोई स्पेशल स्टेटस अलग से नहीं है, उसी में जुड़ा हुआ है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर स्टेट्स। यहाँ एक बात स्पेशल असिस्टेंस या स्पेशल पैकेज की भी आती है, जिसमें केंद्र की ओर से राज्य को विशेष परिस्थितियों में केंद्रीय सहायता देने का प्रावधान है।
आंध्र प्रदेश के मामले में भी केंद्र सरकार ने यही फॉर्मूला सुझाया। केंद्र सरकार की दलील है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्र राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा नहीं दे सकता है, लिहाजा उतनी ही सहायता केंद्रीय योजनाओं के जरिए वो राज्यों को देने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब जानते हैं कि किन किन राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है और कब कब दिया गया, और वो कौन कौन से राज्य हैं जिन्हें इस श्रेणी में रखा गया है। ये भी जानेंगे कि इनके अलावा अब दूसरे राज्यों को क्यों ये दर्जा नहीं दिया जा सकता। जैसा हम बता चुके हैं कि राज्यों के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद संविधान में राज्यों में असमान विकास की आशंकाओं को दूर करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान मौजूद हैं। संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से लेकर 371 जे तक 12 राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये 12 राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और गोवा। इसका उद्देश्य इन राज्यों के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों के आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना है। लेकिन इनमें से कई राज्य ऐसे हैं जहां कठिन भूगोल, अत्यधिक पिछड़ापन, जनजातीय इलाके, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसी विषम परिस्थितियां मौजूद हैं, लिहाजा इनके लिए 1960 के दशक में अलग केंद्रीय सहायता की कोशिश शुरू हुई, जो 2001 तक जारी रही। अब जैसा मैंने कहा कि 1969 में शुरू हुआ, पहले 3 राज्यों को दिया गया था, जिसमें कि आपके ये आसाम, नागालैंड और JNK हैं। उसके बाद 8 और राज्यों को, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो हैं उनको दिया गया था। तो केवल कुल 11 राज्यों को ये दिया जा चुका है। इसके लिए सितंबर 1968 में राष्ट्रीय विकास परिषद की ओर से राज्यों को केंद्रीय सहायता के वितरण के लिए मूल गाडगिल फॉर्मूले को मंजूरी दी गई। इसके तहत असम, जम्मू कश्मीर और नागालैंड को सबसे पहले विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे के तहत केंद्रीय योजनाओं का लाभ देने की बात कही गई। चौथी पंचवर्षीय योजना यानी 1969 से 1974 में पहली बार गाडगिल फॉर्मूला अपनाते हुए इन तीनों राज्यों यानी असम, जम्मू कश्मीर और नागालैंड के लिए 9.26% का योजना सहायता का प्रावधान किया गया। 1974 से 1979 की 5वीं पंचवर्षीय योजना में 5 और राज्यों को विशेष राज्य की श्रेणी के तहत केंद्रीय सहायता देने का प्रावधान किया गया। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा को मिलाकर 5वीं पंचवर्षीय योजना में विशेष श्रेणी के राज्यों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। 1990 की वार्षिक योजना में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को मिलाकर विशेष श्रेणी के दर्जे वाले राज्यों की संख्या 10 हो गई, जबकि 2001 में उत्तराखंड को मिलाकर विशेष श्रेणी के दर्जे वाले राज्यों की संख्या 11 हो गई। इस तरह उत्तराखंड विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला आखिरी राज्य था। लेकिन इनके अलावा भी कई राज्य हैं जो विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे को पाना चाहते हैं। इनमें बिहार, ओडिशा, राजस्थान, गोवा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के सांसदों ने तो अपनी मांग पर संसद में कामकाज में भारी अवरोध पैदा किया हुआ है। बिहार सबसे पहले जब मांग कर रहे थे और इसी के ऊपर वहां उनकी गवर्नमेंट भी NDA की तरफ आई। ये जो आंध्र प्रदेश वालों ने कहा है ये मांग कर रहे हैं, राजस्थान वाले मांग कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ वाले मांग कर रहे हैं, झारखंड वाले मांग कर रहे हैं। तो ये 6 स्टेट्स हैं। अगर आंध्र प्रदेश को देते, जो कि अब देना संभव नहीं है क्योंकि 14th फाइनेंस कमीशन ने मना ही कर दिया है कि अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मत दो। तो ये 6 की और डिमांड्स हैं। फिर रिसोर्सेज बांटने के लिए अगर इस तरीके से सेंटर देगा तो उसके पास भी लिमिटेशन है। दरअसल 2015-16 में 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद से राज्यों को मिलने वाला हिस्सा बढ़ गया है। 14वें वित्त आयोग ने केंद्र सरकार के कर संग्रह में से राज्यों को मिलने वाली हिस्सेदारी में 10% की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। लिहाजा अब केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32 से बढ़कर 42% हो गई है। यही वजह है कि सरकार अब विशेष श्रेणी के राज्यों की अवधारणा को अप्रासंगिक बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
वैसे राज्यों की ओर से विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे की मांग कोई नई नहीं है। किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का मकसद उस राज्य के पिछड़ेपन को दूर करना और विकास की मुख्य धारा में शामिल करना रहा है। आइए जानते हैं राज्यों को विशेष श्रेणी में डालने की जरूरत क्यों पड़ी और कब इसकी शुरुआत हुई। आजादी के बाद देश के अलग अलग राज्यों की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हालात में काफी असमानता थी। एक और वो राज्य थे जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बेहतर थे, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वोत्तर और अन्य पहाड़ी राज्य भी थे जहां योजनाओं और संसाधनों की तो दूर, इंसानों तक की पहुंच मुश्किल थी। लेकिन सामरिक और भू राजनीतिक दृष्टि से ये राज्य देश के लिए बेहद अहम थे। 1960 के दशक के शुरुआती वर्षों तक सरकार के पास इन राज्यों के विकास के लिए कोई ठोस कार्यनीति नहीं थी। आर्थिक रूप से कमजोर ये राज्य अपनी योजनाओं के लिए खुद संसाधन जुटाने में असमर्थ थे। ऐसे हालात में केंद्र के पास दो ही विकल्प थे, या तो सरकार उन्हें पड़ोसी विकसित राज्यों में शामिल कर देती या फिर विशेष सहायता देकर उनकी स्थिति में सुधार लाती। चूंकि पहला विकल्प संभव नहीं था, इसलिए इन राज्यों के विकास के लिए विशेष राज्य के श्रेणी का दर्जा देने का ही एकमात्र विकल्प बचता था। ऐसा है कि सेंटर ने ये रियलाइज़ किया या फाइनेंस कमीशन ने रियलाइज़ किया कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो कि बहुत बैकवर्ड हैं, कुछ जोग्राफिकल कारण से हैं और कुछ स्पेशल उनका प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज कि वो बॉर्डर पे हैं, और कुछ जो हैं बड़ी ट्राइबल पॉपुलेटेड हैं, कहीं बहुत पॉपुलेशन ही कम है इसलिए उनकी इनकम बहुत कम होती है, फाइनेंस उनके बहुत कमज़ोर हैं। तो ऐसे लोगों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का उन्होंने प्राविधान रखा 5th पे फाइनेंस कमीशन ने, और उसके आधार पर पहले 3 राज्यों को दिया गया था, ये आसाम, नागालैंड और JNK। उसके बाद फिर धीरे धीरे 8 और राज्यों को, जिसमें कि ज़्यादातर वो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उसके अलावा आपका उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, पहाड़ी इलाके जो हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के लागू होने के बाद पहली 3 योजनाओं और उसके बाद 3 वार्षिक योजनाओं में केंद्र द्वारा राज्यों को जो संसाधन उपलब्ध कराए जाते थे उनमें कोई विशेष नियमों का पालन नहीं होता था। इसके चलते अलग अलग क्षेत्रों का विकास एक समान नहीं हुआ। विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे का मुद्दा सबसे पहले राष्ट्रीय विकास परिषद की 1969 की बैठक में DR गाडगिल फॉर्मूले के अनुमोदन के बाद सामने आया। इस फॉर्मूले में कहा गया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद की ओर से कुछ राज्यों को विकास के लिए विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। इससे पहले तक केंद्र के पास राज्यों को अनुदान देने का कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं था। उस समय तक सिर्फ योजना आधारित अनुदान ही दिए जाते थे। DR गाडगिल समिति ने जो रिपोर्ट दी उसे राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी स्वीकृति प्रदान की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि असम, जम्मू कश्मीर और नागालैंड जिनकी विशेष परिस्थितियां हैं, उन्हें विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया जाए और केंद्र से मिलने वाले अनुदान में प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा इन 3 राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो संसाधन बच जाएंगे उसे 60% जनसंख्या के आधार पर, 7.5% उस राज्य से मिलने वाले कर के आधार पर, 25% उस राज्य की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर और 7.5% उन राज्यों की विशेष परिस्थितियों के आधार में रखते हुए वितरित किए जाएंगे। और फिर अपलिफ्ट के लिए, जैसे मैंने पहले कहा कि प्राइवेट एंटरप्राइजेज भी इनकरेज हो जाती हैं जब गवर्नमेंट की रिसोर्सेज वहाँ ज़्यादा लगती हैं और उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम वहाँ की बढ़ती है, तो इसलिए डिमांड्स होती हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को के लिए 30% प्लान असिस्टेंस जो था अलग रखा जाता था और 70% बाकी स्टेट्स को दिया जाता था। और उनको भी जो दिया जाता था उसमें जो लोन और ग्रांट का पोर्शन है वो थोड़ा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स के लिए ज़्यादा था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूर्वोत्तर और उत्तर के राज्यों का जो आर्थिक विकास हुआ है वो विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा मिलने से उदार केंद्रीय सहायता के कारण हुआ है। लेकिन अलग अलग राज्यों में विकास की गति और स्तर अलग अलग रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जिस वक्त संविधान सभा में भविष्य का भारत बनाने की बात हो रही थी, उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि राज्यों और केंद्र के रिश्ते कभी तकरार का मुद्दा बनेंगे। लेकिन जैसे जैसे लोकतंत्र परिपक्व होता गया, बहुदलीय व्यवस्था मजबूत हुई, राज्यों के अधिकारों को लेकर बहस तेज होती गई। आइए देखते हैं केंद्र और राज्यों का जो ताना बाना है असिस्टेंस को लेकर, सहायता को लेकर, वो किस तरह का है।
संविधान का पहला अनुच्छेद कहता है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन ये भी दिलचस्प तथ्य है कि यह संघ राज्यों के आपसी समझौते से नहीं बना है। लेकिन ये बहस का मुद्दा नहीं है। बहस इस बात पर है कि केंद्र और राज्यों के अधिकार क्या हैं और कैसे दोनों के बीच खर्च और आमदनी के संसाधनों का बंटवारा हो। आजादी के पहले कुछ वर्षों में ये बहस शायद इसलिए दबी रह गई क्योंकि केंद्र के अलावा तमाम राज्यों में एक ही दल का राजनीतिक दबदबा रहा। लेकिन 1970 के दशक में हालात बदलने लगे। आजादी की लगन, देश के बंटवारे की दुख और शुरुआती संघर्ष काल से देश आगे निकल चुका था। अब क्षेत्रीय आकांक्षाएं राष्ट्रीय मुद्दों पर हावी होने लगी हैं। ये जितनी भी रिसोर्सेज बढ़ती हैं वो संविधान में ही लिखा हुआ है कि किस किस एरिया में टैक्सेशन और इनकम सेंटर कर सकता है और किस किस एरियाज में स्टेट कर सकता है। मज़ेदार बात यह है कि जो कंकरेंट लिस्ट है, टैक्सेशन के लिए कोई कंकरेंट लिस्ट नहीं है। वो जो भी रेजिडुअरी पावर्स होंगी वो सेंटर के पास आती हैं। तो सेंटर के पास जो टैक्सेस हैं उसका प्रोसीड्स ज़्यादा हैं और स्टेट्स के पास जो टैक्सेस आते हैं उसका प्रोसीड्स थोड़ा कम है। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की व्याख्या संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 में की गई है। वित्तीय मामलों में संघ और राज्यों के बीच साधनों का विभाजन किया गया है। संविधान में यह विभाजन 1935 के अधिनियम में किए गए विभाजन पर आधारित है। राज्यों के पास कुछ ही तरह के टैक्स इकट्ठा करने के अधिकार हैं। संघीय सरकार को संघ सूची में दर्ज सभी विषयों पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है। राज्य सरकारें अपने हिस्से के टैक्स एकत्रित करती हैं और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए वो खर्च करती हैं। लेकिन संघ के सभी टैक्स संघीय सरकार ना तो खुद एकत्रित करती हैं और ना ही खुद इकट्ठा धन पूरी तरह खर्च करती हैं। यही पावर सेंटर को इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है कि ज़रूरत के हिसाब से उनको स्टेट्स में बांटा जा सके। और क्योंकि ज़रूरत कहीं कहीं बहुत ज़्यादा थी तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चालू हुआ, जिसको लगा कि अब इसकी डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है और केंद्र के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि सबको वो देते जाएं, तो इसलिए 14th फाइनेंस कमीशन ने इसको मना कर दिया। संविधान में संघात्मक प्रणाली की व्यवस्था है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच 3 तरह के संबंध यानी विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय रिश्तों का जिक्र है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 245 से 254 तक किए गए हैं। अनुच्छेद 246 में 3 सूची है। इसमें साफ है कि कौन से विषय संघ और कौन से विषय राज्यों के अधीन हैं। साथ ही एक समवर्ती सूची भी है जिसमें शामिल विषयों पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। संविधान में अनुच्छेद 256 से 263 तक संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 366 में भारत की संचित निधि और हर राज्य की संचित निधि का जिक्र है। अनुच्छेद 267 में संसद और राज्य विधानमंडलों को भारत या राज्य की आकस्मिक निधि स्थापित करने की शक्तियां दी गई हैं। अनुच्छेद 273 में केंद्र सरकार को असम, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के जूट और जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क पर सहायता अनुदान का जिक्र है। अनुच्छेद 275 में जरूरत पड़ने पर राज्यों को आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। देश में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए कई और संस्थाएं हैं। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई। इसका काम राज्यों को योजनाओं के निर्माण में सहभागी बनाना है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत देश को 5 भागों में विभाजित कर हर एक के लिए क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान किया गया। 1986 में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन हुआ, लेकिन अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग अभी भी सबसे अहम संस्था है। ये संघ और राज्यों के बीच करों से होने वाली आमदनी के बंटवारे को तय करता है। संविधान के 80वें संशोधन के बाद संघीय सूची में शामिल सभी टैक्स और शुल्कों का विभाजन संघ और राज्यों के बीच होने लगा। टैक्स या शुल्क पर सेस यानी अधिभार और उपकरों पर ये लागू नहीं होता। संविधान ने राज्यों के समान अधिकार के लिए तमाम प्रावधान किए गए हैं। इन सब के बावजूद अगर विशेष दर्जे का मामला उठता है तो मान लेना चाहिए कि कहीं न कहीं कमी जरूर है। लीना शर्मा के साथ जैगा मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष, लेकिन आपको याद दिला दें कि आप हमारे ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं और वहां
हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार।